परीक्षा खबरी एक्सप्रेस के तहत 10 खबरें सुपरफास्ट। चलिए देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सरस आजीविका मेला ये क्या है? तो दो कथन हैं। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब जल्दी से, आप केवल 2 सेकंड का मैं आपको वक्त दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, इसको पॉज करके आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको सबमिट करना है अपना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। तो आप लोग अपना जो आकलन है स्वयं करना है, अपना रिवीजन स्वयं करना है। तो जो आपको सही लगे वो लगाते जाना है, ठीक है ना। जैसे ही प्रश्न मैं ले आऊँ आपको तुरंत पॉज कर लेना है, अपना आंसर चुन लेना है, फिर मैं जो आंसर बताऊँ उसको आपको मिलान करना है कि आपका सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। सरस आजीविका मेला ध्यान रखेगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने हेतु एक कार्यक्रम है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसको कपार्ट भी कहा जाता है, उसके द्वारा आयोजित एक पहल है। तो इसलिए पहला सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को एक मंच के तहत लाना है, ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके, अपने उत्पादों को बेच सके और थोक खरीदारों के साथ जुड़ सके। सरस आजीविका मेले में भागीदार के माध्यम से इन ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को शहरी ग्राहकों की मांग और पसंद को समझने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का विवरण प्राप्त होगा। अतः दूसरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में हमने आपसे जिक्र भी किया था परीक्षा खबरी में ही, मार्च में। तो पहला है, यह यूएई की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। और दूसरा है, भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। अपना उत्तर तेजी से आप लोग जल्दी से चुन लीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी। ठीक है, दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। मार्च में आयोजित हुआ था बहुराष्ट्रीय, और ध्यान रखिएगा डेजर्ट फ्लैग 6 जो है ये वायुसेना का अभ्यास है यूएई के। ठीक है, वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। तो हमें भारत अमेरिका ऐसे देश इसमें भाग लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। तो ये जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें हैं। भारतीय वायुसेना 6 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स और एक IL-78 टैंकर विमान के साथ भाग ली। इसमें मार्च 3 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का अभ्यास था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन की वायुसेनाओं ने भाग लिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका उससे हमेशा पूछता रहा है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का, जो कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान है, किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर सूर्यबाला को। और उत्तर प्रदेश का है, ध्यान, ये तो आपको पता ही होगा। तो ए वाला इसका उत्तर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बदल दिया है स्वरूप इसका। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के इस रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र एवं 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? जल्दी से अपना आंसर आप लोग चुन लीजिए। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? इसी वर्ष की है। तो 82 अरब डॉलर, सी वाला इसका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।
बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ध्यान रखिएगा, 112 सबसे प्रदूषित स्थल जो देश के हैं, तो सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में है, किस राज्य को पहला स्थान इसमें दिया है सबसे प्रदूषित में? तो आपका आंसर तुरंत आप लोग बता दें, ये सी वाला है, उड़ीसा। ओके, उड़ीसा इज राइट आंसर। देख लेते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को पहला स्थान दिया है। सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, ये सभी देश तो आप निकाल ही दोगे, इतने तो आप बुद्धिमान हो, इतनी एक सामान्य व्यक्ति भी इन प्रश्नों को निकाल देगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखा करिए और इसको देख कर ही आपको स्किप नहीं करना है। कहने का मतलब है कि आपको ऑप्शंस जरूर देखने हैं। काफ़ी बार होता है कि तेजी से पढ़ने के चक्कर में आप क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ये तो हमको पता ही नहीं, ऐसा सोच करके आप आगे बढ़ जाते हैं। जबकि थोड़ा सा जब ऑप्शंस में जाएंगे, देखेंगे अरे पाकिस्तान का हो नहीं सकता, नेपाल का हो नहीं सकता, बांग्लादेश का हो नहीं सकता, ये तो नीदरलैंड 100%, यहाँ पर तो श्योरिटी भी है कि जरा भी कंफ्यूजन में नहीं है, इसका डी ही आंसर होगा। तो नीदरलैंड में प्रधानमंत्री, इसलिए पढ़ा करिए अच्छे से क्वेश्चन आंसर को, कुल मिला के बात कहने वाली ये बात है। ओके, तो नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो ये हमने आपको बताया था परीक्षा खबरी में ही। जल्दी से आप पॉज करके अपना ऑप्शन बता दीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी, चीन की सेना जो है सबसे ताकतवर सेना है। ध्यान रखिएगा, ये रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इसके बाद रूस तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा 3 बात यहाँ से, कि ये तीसरा चिड़ियाघर है उत्तर प्रदेश का। एक लखनऊ में, दूसरा कानपुर में है, तीसरा ये होगा, और तीसरा ही अर्थात ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का होगा। ठीक, तो गोरखपुर चिड़ियाघर, या इसको शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाएगा। कहाँ पर स्थित है ये? डी इसका उत्तर है, गोरखपुर। ओके, चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस परियोजना की परिकल्पना लगभग 1 दशक पूर्व मई 2011 में की गई थी। ज्ञात हो कि इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह भी हमने डिस्कस किया था कि भारत जो है इस सूचकांक में किसरे स्थान पे है? 40वें स्थान पर विद्यमान है। डी इसका उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर था। यह सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। अंतिम प्रश्न आज का, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा ये विश्वास है कि ये सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे। ये 10 प्रश्न आप डेली फॉलो करिएगा। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंता को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया? निश्चित रूप से नेपाल की तो औकात है नहीं इतनी।
चाइना तो पक्ष में है, रूस रसिया भी ये सब क्या है, ये सब लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने वाले देश हैं। तो एक बच्चा भैया अमेरिका, तो इसी ने ये प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। सी वाला इसका उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अमेरिका ही इसका उत्तर है। अमेरिका ने रोहिंग्या, थोड़ा सा समझेंगे सोचेंगे, जब चीज़ों पर आप लगातार डिस्कशन सुनेंगे, परीक्षा खबरी डेली सुनेंगे, तो आपको मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, लेकिन उन 10-15 मिनट में आपको पर्याप्त नॉलेज देने का प्रयास मेरी तरफ से होता है। और निश्चित रूप से जो परीक्षा खबरी के हमारे दर्शक हैं जो 8:30 बजे सुनते हैं डेली सुबह, उनके लिए इन प्रश्नों में कभी भी कोई भी कुछ फंसेंगे नहीं, कहीं भी कोई मिलाकर कहीं भी दिक्कत नहीं, कहीं समस्या नहीं आएगी। तो अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है। यूएनएचसीआर एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। इसमें क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 वर्ष के कार्यबल के लिए चुने गए 47 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से भारत भी एक है। ध्यान रखिएगा, भारत वर्तमान में यूएनएचसीआर का एक सदस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।